कैजुअल इनकम, पेज 154 पे मैंने आपको बोला है 56 सबसेक्शन 2 में ना 2-3 पॉइंट्स है जो टेक्निकली इंपॉर्टेंट है या बड़े हैं। एक डिविडेंड है, एक गिफ्ट इनकम है और एक कैजुअल इनकम है। ठीक है, तो कैजुअल इनकम से स्टार्ट करते हैं। अभी कैजुअल इनकम वर्ड ही कुछ नया लगता है। कैजुअल इनकम मतलब कैजुअली कमा लिए पैसे चलते फिरते। ठीक है, कोई ऐसा एफर्ट नहीं, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं, कैजुअली पैसे कमा लिए। ऐसे कैसे पैसे मिल रहे हैं कैजुअल इनकम बिना कोई ज्यादा एफर्ट के? तो कौन कौन सी इनकम कैजुअल इनकम में आती है, पहले वो क्लियर होगा तो आपको बात समझ आ जाएगी। आप इनकम देख लो, लिखी हुई है। सबसे पहले बोला विनिंग फ्रॉम लॉटरी। अब ये तो कैजुअल है ना, इसमें आपका क्या एफर्ट है? लॉटरी टिकट खरीदी, लॉटरी टिकट में जो नंबर था उस नंबर पे लॉटरी लग गई, आपका कोई मेहनत है उसके अंदर? कुछ नहीं, खाली टिकट खरीदने की मेहनत है आपकी, बाकी सारा लक वाला पार्ट हो गया। वैसे तो लॉटरी टिकट में से कोई विनिंग्स अगर आपको मिलती है तो उसको कैजुअल इनकम बोलते हैं। अब लॉटरी टिकट वाला सिस्टम अपने यहाँ गुजरात में है नहीं, तो अपने को बहुत ज्यादा बात रिलेट नहीं होती। लेकिन कुछ स्टेट्स में लॉटरी जो है वो लीगल है, सरकार ही उसको ऑपरेट करती है। जैसे महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में लोग लॉटरी टिकट जो है वो एवरी मंथ खरीदते हैं और छोटे छोटे अमाउंट की खरीदते हैं, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए। काइंड ऑफ एन इन्वेस्टमेंट मानते हैं उसको कि हर महीने 500 रुपए की, अब जैसे SIP करते हो वैसे 500 रुपए की ये लोग यहाँ पे लॉटरी टिकट खरीद लेते हैं। अब कभी तो लगेगी हर महीने खरीद रहे हैं, अब कभी लॉटरी लग गई 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 की, हो गया सारा वसूल। तो वो लोग उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे देखते हैं, गैम्बलिंग के तौर पे नहीं। लेकिन काफी लोग एवरी मंथ कुछ अमाउंट की लॉटरी टिकट जो है वो एक बार खरीद लेते हैं, वैसा है। तो ये लॉटरी टिकट में अगर आपको कुछ पैसा कभी जीतने को मिला, प्राइज मनी मिला, तो कैजुअल इनकम में काउंट होता है, ये बता दिया। दूसरा, क्रॉसवर्ड पजल्स, न्यूज़पेपर में आती है, पता है क्रॉसवर्ड पजल्स, गुजराती पेपर में भी आती है, इंग्लिश वाले में भी। तो वो क्रॉसवर्ड पजल भर के आप अगर उनको सबमिट करो और वो पूरी सही होती है तो कुछ प्राइज मनी मिलता है, बहुत नॉमिनल होता है, 250 रुपीज, 300 रुपीज, 500 रुपीज, ऐसा कुछ होता है। दैट इज ऑल्सो कैजुअल इनकम, उस तरीके से। फिर बोला है रेसेस। अब बोला है रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। अब इंक्लूडिंग हॉर्स रेस का मतलब नॉट ओनली हॉर्स रेस, तो भाई हॉर्स रेस तो इंक्लूड है ही, और भी कोई जानवर की रेस होगी तो चलेगा, ठीक है, गधों की रेस होगी तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रेस इज इंक्लूडिंग हॉर्स रेस। तो किसी भी टाइप की रेस है उसमें आपकी कोई विनिंग हो जाती है, आपने पैसे लगाए और आप जीत गए, तो वो किस में आएगा? कैजुअल इनकम में आएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। होता है ना, बेटिंग होती है, ठीक है, हॉर्स रेस चल रही होती है तो उसमें लीगल बेटिंग, इलीगल वाली नहीं कि पुलिस आई तो फिर घोड़े से पहले तो आप भाग गए, वो वाला नहीं, तो लीगली आप बेटिंग कर रहे हो वैसा है। तो वो जो इनकम है वो भी यहाँ पे कवर होगी। अब रेसेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस बोला मतलब और भी कोई एनिमल हो तो भी चलेगा, ऐसा नहीं सिर्फ हॉर्स रेस होती है, और भी एनिमल्स की रेस ऑर्गेनाइज की जाती है, कैमल रेस होती है, ठीक है, वैसे भी करते हैं बहुत बार। अच्छा, रेसेस में फिर वो बाइक रेस, साइकिल रेस, कार रेस, वो सब भी तो आ सकती है, तो ये सब भी कवर हो जाएगी वैसे। गैम्बलिंग एंड बेटिंग ऑफ एनी नेचर और फॉर्म, लीगल बेटिंग गैम्बलिंग भी तो होती है, इलीगल वाली तो चलो वो तो पकड़े जाओगे तो टैक्स देना ही पड़ेगा, जेल भी जाना पड़ेगा। लेकिन लीगल बेटिंग गैम्बलिंग जो कसिनोज में होती है, अब इंडिया में जहां जहां पे कसिनोज को परमिशन है वहाँ लीगली बेटिंग गैम्बलिंग होती है। अब गोवा चले जाओ तो वहाँ पे बहुत सारे कसिनोज है। पहले उन्होंने क्या किया था, बोला लैंड एरिया पे कहीं पे अलाउ नहीं करेंगे, तो रिवर में ना वो बोट बना रखी है, बोट के ऊपर जाओ, वहाँ कसिनो खेलो, वापस आ जाओ, तो फिर वो ही आपको अलाउड था। अब उन्होंने वहाँ पे सिटी में भी कसिनोज जो है वो लीगल कर दिए, और इसमें बहुत डिस्प्यूट चलता रहता है। बीच में आया था, बोले लोकलाइट्स को अलाउ नहीं करेंगे, सिर्फ टूरिस्ट के लिए कसिनो अलाउड होगा, ऐसा जो है आर्ग्यूमेंट चला था वहाँ पे। बिकॉज लोकलाइट्स, अब जो गोवा में रहता है उसको तो फिर कसिनो खेलने की आदत लग जाएगी ना, वो तो कभी भी जा सकता है। अपन तो एज अ टूरिस्ट घूमने जाते हैं, चलो एक बार चले गए, थोड़ा बहुत खेल लिया, टाइम पास कर लिया, आ गए, डेली तो जा नहीं पाएंगे। लेकिन लोकल वाला बंदा तो हर रोज जाएगा, तो बहुत बार वो एडिक्टिव हो जाता है। तो वहाँ पे भी वो सब चीजें चल रही थी कि ये कितना सही है कितना गलत है, डिबेटेबल है, बट रूल रेगुलेशन बनाए हुए उस हिसाब से चल रहा है। अब ये कसिनो में जाके अगर आप इनकम जीत के आ गए तो फिर वो कैजुअल इनकम की कैटेगरी में आएंगी। अपने यहाँ दमन में डेल्टिन वाले का रिसोर्ट बना हुआ है, गोवा में भी डेल्टिन की जो क्रूज है उसके ऊपर ही कसिनो वाला जो है वो लोग ऑपरेट करते हैं। दमन में बनाया डेल्टिन का रिसोर्ट, वहाँ पे भी उन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि यहाँ पे भी हमें कसिनो ओपन करने की परमिशन दे दो, यूनियन टेरिटरी है, ऐसा है वैसा है, ये वो करके, बट फिलहाल उसको अलाउ नहीं किया। तो सोचो अब दमन में कसिनो खुल गया तो क्या होगा, सूरती पब्लिक वैसे ही वीकेंड में वहीं होती है और 2 दिन वापस नहीं आएंगे, वैसा हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा उनको सही नहीं लग रहा था कि यार ये बेटिंग, और अपने यहाँ की पब्लिक क्या है ना, बेटिंग गैम्बलिंग के मामले बहुत आगे। IPL के टाइम पे आप देखो, ये सट्टा खेलने वाले कितने लोग हैं यहाँ पे, सुनते भी होंगे आपके, बहुत लोग बेटिंग गैम्बलिंग करते हैं, बहुत हैवी लेवल पे चलता है। और एक IPL के सीजन में पता नहीं कितने हजार करोड़ का सट्टा लगता है गुजरात से। देखो पैसा है पब्लिक के पास, तो ऐसे शौक फिर तभी होते हैं जब जेब में पैसे होते हैं, अदरवाइज किसी की हिम्मत नहीं होती। तो ये सब बेटिंग गैम्बलिंग वाला काफी चलता है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए ये अभी वहां पे अलाउ नहीं किया, मे बी इन फ्यूचर आ जाए तो पता नहीं। नेक्स्ट, कार्ड गेम्स, पत्ते खेलने का शौक हुआ, उसमें अगर आप पैसे जीत रहे हो, वैसे 3 पत्ती और ये सब चीजें होती। पहले तो मोबाइल गेम्स आती थी ना, वो Ace 1 2 3 और Rummy.com और पता नहीं क्या क्या, सारे बॉलीवुड वाले वही प्रमोट कर रहे थे।
बोले तुम लोग आराम से पत्ते वत्ते खेलो, पैसे वैसे जीतो, काम धंधा कुछ करने की जरूरत नहीं, टेंशन मत लो वैसा। अब गवर्नमेंट ने सारा वो बिल लेके आ गए, ऑनलाइन गेमिंग विद रियल मनी इज बैंड, तो ये सारी एड्स बंद हो गई, बिजनेस ही खत्म कर दिया उनका, वैसा हो गया। वो कार्ड गेम्स की बात हो रही है। गेम शो, टीवी पे कोई गेम शो आता है उसमें चले गए आप और वहाँ पे कुछ पैसे जीत के आ गए, प्राइज मनी, वो भी यहाँ पे कैजुअल इनकम में आएगा। एंटरटेनमेंट प्रोग्राम ऑन टेलीविजन, सेम चीज़ हो गई, केबीसी में चले गए, पैसे जीत के आ गए, और कोई गेम्स में पैसे जीत के आ गए, तो वो यहाँ पे कवर हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मोड मतलब ऑनलाइन, जो आजकल अभी अलाउ नहीं कर रहे, और एनी अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट, दिस इज कैजुअल इनकम, वैसे बोला हुआ। ठीक है, ये सारी इनकम यहाँ पे टैक्सेबल होगी। अब टैक्सेबिलिटी का रेट क्या है, कैसे टैक्सेबल होगी, वो भी हम देखेंगे, बट उससे पहले ये देख लेते हैं कौन कौन सी इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल यहाँ पे नहीं है, एक्सेप्शन भी दे रखे हैं। हाउएवर वाला जो पॉइंट है ना, उसमें वही बोला हुआ है। सबसे पहले बोला लॉटरी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। और स्टॉक इन ट्रेड का क्या मतलब है, आप लॉटरी टिकट बेचते हो, सिचुएशन वैसी है, लॉटरी टिकट बेचते हो और आपने गवर्नमेंट से, उनकी एजेंसी से 100 टिकट, 200 टिकट, 500 टिकट खरीद ली। अब आप लोगों को लॉटरी टिकट बेचते हो, ये आपका काम है। अब जरूरी तो नहीं कि आपने 500 टिकट खरीदी तो 500 के 500 बिक जाएगी, 480 टिकटें बिक गई, 20 टिकट आपके पास बच गई, किसी ने नहीं खरीदी, क्या करें, पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा, उन 20 टिकट्स के मालिक तो आप ही हो, किसी को बेची नहीं, किसी ने खरीदी नहीं। अब वो 20 टिकट्स में से एक पे प्राइज मनी निकला, बोलो इससे अच्छा क्या हो सकता है, ठीक है। लॉटरी बेचने वाले की लॉटरी लग रही है। अब ये जो लॉटरी इनकम है वो बेचने वाले के लिए कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, ये क्वेश्चन है। अदर सोर्सेज में होगी या कोई और हेड में होगी, बिकॉज उसने लॉटरी टिकट एज अ इन्वेस्टर नहीं खरीदी थी कि लॉटरी लग जाए मैं पैसे जीत जाऊं, उसने लॉटरी टिकट बेचने के लिए खरीदी थी, वो उसका काम है, प्रोफेशन है। तो वो जो अनसोल्ड टिकट्स है उसमें अगर कोई प्राइज मनी निकलता है तो वो उसके लिए बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली इनकम में टैक्सेबल होगा, अदर सोर्सेज में नहीं होगा। आपको इंटेंशन लॉजिक समझना है कि भाई इनकम जनरेट कहाँ से हुई और क्यों हुई, उस बेसिस पे हेड डिसाइड होता है, ऐसे अपने जनरलाइज नहीं कर सकते उसको। तो रीजन समझ आया क्यों इसको यहाँ पे पीजीपीपी में गिन रहे, बिकॉज टिकट बेचने का उसका काम है, वो हर महीने टिकट बेचता है, लोग जानते हैं, उससे टिकट खरीदते हैं। तो बची हुई टिकट में अगर प्राइस मनी निकला तो वो उसी को मिलने वाला है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पैसे भी उसने लगाए हुए उसमें। लेकिन वो टिकट उसके पास एज एन इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, उसने अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट के लिए या लॉटरी के लिए नहीं खरीदी थी, देयर इज अ डिफरेंस। दूसरा, इनकम ऑफ जॉकी, ये जो हॉर्स रेस की बात हो रही थी, तो वो हॉर्स ऑटोमेटिक दौड़ता है या दौड़ाना पड़ता है उसको, तो टेस्ला का हो तो बात अलग है, उसको प्रोग्रामिंग करके छोड़ दो, अपने आप भागेगा। लेकिन वैसे तो उसका राइडर होता है, उसको जॉकी बोलते हैं, ठीक है। अब वो जो जॉकी है, वो जो घोड़ा दौड़ा रहा है, वो फ्री में दौड़ा रहा है क्या या फीस लेता होगा? अच्छा, वो प्रोफेशनल होता है, किसी को बिठा दिया केयर टेकर में से, बोले तू ही चला ले, उसमें क्या, घोड़ा तो अपनी स्पीड पे भागता है, तुझे खाली उसको कंट्रोल करना है कि सीधा सीधा भागता रहे, स्पीड का तो कोई उसमें प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं, उसमें प्रोफेशनल राइडर चाहिए कि वो घोड़े को किस तरीके से डील करना है कि वो सबसे तेज भागे और जीते, तो वो प्रोफेशनलिज्म है और उसके लिए बहुत ट्रेनिंग लगती है। तो जो जॉकी है ना, वो फीस चार्ज कर रहा है, वो प्रोफेशनल है, जैसे एक स्पोर्ट्स पर्सन होता है, वो एक टाइप का स्पोर्ट्स पर्सन है। अब ये हॉर्स रेस वाला बिजनेस चलता कैसे, वो समझना है। हॉर्स पे किसी ने इन्वेस्ट किया होगा, उसका फार्म होगा, वो हॉर्स को रोज ट्रेनिंग देता होगा, उसको खिलाता पिलाता होगा, ठीक है, उसको पूरा केयर टेकिंग करता होगा, फिर रेस में पार्टिसिपेट करता होगा कि भाई मैं इसका ओनर हूँ और ये मेरा हॉर्स है, रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन उसको चलाने वाला कोई प्रोफेशनल जॉकी होगा, जिसको मैं हायर करूंगा कि भाई ये हॉर्स है मेरा, इसको ट्रेनिंग देनी है और इसको रेस में पार्टिसिपेट करना है और इसको चलाने का काम आप करोगे। अब वो जॉकी है, वो बोलेगा कि सर मेरी फीस लगेगी, जीतना हारना तो चलो स्पोर्ट है, लेकिन मैं आपसे फीस चार्ज करूंगा। अब वो जॉकी को जो फीस मिल रही है वो उसके लिए कौन सी इनकम हुई, वो अदर सोर्सेज की इनकम है, वो बेटिंग गैम्बलिंग कर रहा है, या उसके लिए प्रोफेशनल इनकम है, प्रोफेशन है उसका। अच्छा, वो सैलरीड नहीं है, उसको मंथली सैलरी पे नहीं रखा है, उसको आप फीस पे कर रहे हो, तो वो प्रोफेशनल इनकम में काउंट होता है। तो जॉकी को जो फीस मिल रही है वो पीजीपीपी इनकम होगी, ठीक है। अच्छा, आप हॉर्स रेस देखने आए हो, ठीक है, और आपने वो घोड़े पे पैसे लगाए, बेटिंग गैम्बलिंग, और वो घोड़ा जीत गया और आपको प्राइज मनी मिला, आपके लिए वो इनकम कौन सी इनकम, पीजीपीपी इनकम है, कैजुअल इनकम, तो अदर सोर्सेज में आएगी। अच्छा, घोड़े का जो मालिक है, जिसने वो घोड़ा रेस में पार्टिसिपेट करवाया, जिसने जॉकी को हायर किया, उसके लिए वो कौन सी इनकम है, वो भी तो जीता होगा ना, वो पीजीपीपी इनकम है, ठीक है, उसका बिजनेस है, ठीक है। वो बेटिंग नहीं कर रहा है, वो उसने घोड़े को पूरे साल पाला है, उसको ट्रेनिंग दी, उसको खिलाया पिलाया, ठीक है, उसको उस लायक बनाया कि रेस में पार्टिसिपेट कर सके, रेस में पार्टिसिपेट करवाया है, जॉकी को हायर किया, तो ये तो उसका बिजनेस प्रोफेशन हो गया ना। तो जो घोड़े का मालिक है उसके लिए पीजीपीपी इनकम, जो राइडर है उसके लिए प्रोफेशनल इनकम। अब वो मंथली सैलरी पे हो कि भाई मल्टीपल रेसेस में पार्टिसिपेट करता है तो बात अलग है, बट नॉर्मली वो प्रोफेशन इनकम में आती है जो जॉकी है उसके लिए। और जो टिकट लेके रेस देखने जा रहा है और वहां घोड़े पे पैसे लगा रहा है,
उसके लिए वो अदर सोर्सेज की इनकम है कैजुअल इनकम, ठीक है। तो नेचर ऑफ इनकम जो है सबके लिए अलग अलग है, टैक्सेबिलिटी उस हिसाब से आती है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, विनिंग फ्रॉम अ मोटर कार रैली, ये भी सेम हो गया। विनिंग फ्रॉम मोटर कार रैली मतलब आप कार रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो एज अ ड्राइवर, आपने कार खुद चलाई है और आप वो रेस जीते हो, तो उसमें जो प्राइज मनी आपको मिला ना वो आपका प्रोफेशन हो गया, वो गैम्बलिंग नहीं। गैम्बलिंग तब होता है जब गाड़ी को और चला रहा है, पैसे लगा रहे हो उसमें से ये जीतेगा, दैट इज गैम्बलिंग। लेकिन आप खुद गाड़ी चला रहे हो तो स्किल की बात हो गई ना, आपने ट्रेनिंग ली होगी, प्रोफेशनल आप स्पोर्ट्स ड्राइवर हो और फिर आप वो रेस जीते हो, तो आपको जो पैसा मिल रहा है वो एज अ प्रोफेशनल फीस मिलेगा, वैसा है। तो पीजीबीपी में जाएगा, इधर नहीं आएगा, वो नॉर्मल इनकम है आपकी, वैसे बताया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोला नो डिडक्शन और एग्जेम्पशन इज प्रोवाइडेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द कैजुअल इनकम। हाँ, इसके सामने कोई खर्चा क्लेम करने को नहीं मिलेगा, ठीक है। आपने बेटिंग गैम्बलिंग की, गैम्बलिंग में आपकी इनकम हो गई, गवर्नमेंट ने बोला भाई इस पर टैक्स लगेगा, बोले सर वो पिछली वाली बेट में मैं इतने पैसे हार गया था, आमने सामने सेट ऑफ होगा? नहीं होगा, जुआ खेलना अच्छी बात नहीं, तो हार गए तो रिस्क आपका, जीत गए तो टैक्स हमारा, समझ आया, ये स्कीम होती है। तो इसमें कोई डिडक्शन एग्जेम्पशन क्लेम करने को मिलता नहीं है, ये ध्यान रखना पड़ेगा, ये सारी बातें यहाँ पे बोली है, ठीक है। उसके बाद हाउएवर में एक और बात क्लियर कर दी, अगर आप वो हॉर्स रेस वाला आपका प्रोफेशन है, जैसे वो घोड़ा जिसने रेस में पार्टिसिपेट करवाया उसका मालिक है, अब वो जो बिजनेस है ना वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है उसमें, क्योंकि घोड़े को पूरे साल आपको पालना है, उसको खिलाना पिलाना है, वो जॉकी को आपको पैसे देने हैं, उसकी घोड़े की ट्रेनिंग करवानी है, तो उसकी मंथली ट्रेनर्स की फीस जाती होगी, इतना पैसा आप लगाते हो तब जाके वो घोड़ा साल में 4-5 रेस 10 रेस में पार्टिसिपेट करता है, किसी में जीतता है किसी में नहीं जीतता है, कितना रिस्क है। अब वहां पे अगर कुछ विनिंग्स आती है तो उसके सामने वो हॉर्स के ओनर को एक्सपेंसेस क्लेम करने को मिलने चाहिए कि नहीं? मेंटेनेंस में जो खर्चा हुआ है वो मिलेंगे, वो बिजनेस है, वो उसकी कैजुअल इनकम नहीं है। कैजुअल इनकम के नाम पे आपकी इनकम जनरेट हो रही है तो उसके सामने खर्चे नहीं मिलते, लेकिन वो कैजुअल इनकम है ही नहीं, समझ आ रहा है? तो फिर वो इनकम कौन सी है? पीजीबीपी वाली है। तो अगर घोड़े को मेंटेन करने में खर्चा हुआ है और फिर वो घोड़ा रेस में जीता है और प्राइज मनी उसके मालिक को मिला है, तो वो प्राइज मनी के सामने वो सारे मेंटेनेंस के एक्सपेंस क्लेम कर सकता है, बिकॉज वो इनकम का नेचर कौन सा हो गया? बिजनेस एंड प्रोफेशन, एंड इट इज नॉट कैजुअल इनकम। रीजन समझ आए? लेकिन आपने लॉटरी टिकट खरीदी और वो लॉटरी टिकट में आपको कुछ प्राइज मनी मिला, फिर आप उसके सामने खर्चे क्लेम कर रहे हो, बोले टिकट इतने की थी, ऐसा था वैसा था, वो सब कुछ क्लेम करने को नहीं मिलेगा, ग्रॉस अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। तो डिफरेंस ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अब टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं कि टैक्सेबिलिटी कैसे होगी। तो यहाँ पे ना 2-3 सेक्शंस का रेफरेंस आता है, मैं आपको साथ में बता देता हूँ टैक्सेबिलिटी कैसे आएगी। एक सेक्शन जो हम पढ़ रहे हैं वो है 56 सबसेक्शन 2, एक सेक्शन है 115BB और एक आएगा 194B और 194BB, ये कुछ सेक्शंस हैं, इन सबका इफेक्ट है यहाँ पे एक साथ। 56 सबसेक्शन 2 जो है ना वो चार्जिंग सेक्शन है, और वो बात आपको पता है, इस सेक्शन की वजह से इस टाइप की इनकम यहाँ पे टैक्सेबल हो रही है, दिस इज चार्जिंग सेक्शन। 115BB जो है ना वो रेट बताता है, रेट ऑफ टैक्स, कैजुअल इनकम के ऊपर कितना टैक्स का रेट लगेगा वही सेक्शन में इन्होंने डिफाइन किया है, एंड दैट इज फ्लैट 30%, 30% टैक्स है। तो ये जितनी भी इनकम आपने पढ़ी ना कैजुअल इनकम के नाम पे, विनिंग फ्रॉम लॉटरी टिकट एटसेट्रा, इस सब के ऊपर टैक्स कितना लगता है? फ्लैट 30%, नो डिडक्शन नो एग्जेम्पशन, फ्लैट 30%। आप केबीसी में गए, आप 7 करोड़ रुपए जीत गए, ठीक है, अमिताभ बच्चन ने जोर से बोला 7 करोड़, तो मीम चलता है ना, 7 करोड़ आप जीत गए। जैसे आप 7 करोड़ जीते, ठीक है, इनकम टैक्स वाले भी जीत गए 2 करोड़, 30% तो काट लेंगे, तो 2.1 CR तो गया, ठीक है। तो आपको जो पैसा मिलता है ना वो बाकी का ही पैसा मिलता है, 30% जो है वो टैक्स के नाम पे माइनस हो जाता है। नहीं, कैजुअल इनकम ही तो है, वो गेम टेलीविजन, हाँ कैजुअल इनकम टैक्स तो सभी पे लगेगा ना, कौन से हेड में लगेगा वो अपन डिसाइड कर रहे हैं, टैक्स तो लगने ही वाला, कैजुअल इनकम हो या अदर इनकम हो, या तो पीजीबीबी में टैक्सेबल हो रही है कुछ चीजें या अदर सोर्सेज में हो रही है, टैक्सेबल तो हो ही रही है ना, हम तो सिर्फ क्लासिफिकेशन करके टाइम पास कर रहे हैं, अल्टीमेटली पैसा तो देना ही है। तो कैजुअल इनकम हो गई पीजीबीपी, उसमें टैक्स तो आपका दोनों में लगने ही वाला है। वैसा बोला जो भी इनकम कैजुअल इनकम के कैटेगरी में आ गई वो अदर सोर्सेज की इनकम हो गई, और उस पर टैक्स का रेट इस सेक्शन के हिसाब से कितना लगेगा? फ्लैट 30%। तो केबीसी वाले में आपने 7 करोड़ जीत लिए तो उसमें से 30% जो आपका टैक्स कट जाएगा, 2 करोड़ रुपए से ऊपर तो इनकम टैक्स देना पड़ेगा, समझ आया? अच्छा, इसमें ये जो टैक्स है ना ये चार्ज किस तरीके से होता है उसकी बात यहाँ पे की। 194BB वाले जो सेक्शन है, ये सेक्शन जो है ना ये टीडीएस का सेक्शन है और ये टैक्स के रेट का सेक्शन है, और ये तो आपका चार्जिंग सेक्शन है, वो तो मैंने बता ही दिया। ये 3 चीजें अलग अलग है, साथ में काम करती है।
अब देखो 7 करोड़ रुपए कोई केबीसी में जीता है, उसको पूरे 7 करोड़ दे दिए, वो लेके घर चला गया, फिर साल के एंड में वो रिटर्न भर रहा है, तो उसको बोला भाई ये 7 करोड़ पे 30% टैक्स लगता है, तो रिटर्न भरो ना, तो 2 करोड़ रुपए जमा करवा देना। अब इसमें बहुत बड़ा रिस्क है, 2 करोड़ रुपए उसके पास बचे ही नहीं, तो 7 करोड़ आते ही सारा खर्चा कर दिया, ठीक है, घर ले लिया, गाड़ी ले ली, ये कर लिया, वो कर लिया, शॉपिंग वॉपिंग कर ली, पूरा वर्ल्ड टूर भी कराया। अब जब रिटर्न भरने की बात आई तो 2 करोड़ रुपए गया, उसके बाद 2 लाख भी नहीं बचे। अब इनकम टैक्स वाले बोल रहे भाई 2 करोड़ रुपए टैक्स, बोले सर पैसे तो खत्म हो गए। बोले ऐसे कैसे, टैक्स तो भरना पड़ेगा ना। सर खत्म हुए है, 2 करोड़ रुपए कहाँ से लेके आऊं, ये तो मेरी तो इतनी सैलरी इनकम है भी नहीं, ये तो केबीसी में जीत गया था, सारे पैसे उड़ा दिए, खर्च कर दिए, अब कुछ नहीं बचा है, अब 2 करोड़ रुपए मैं तो पे कर नहीं सकता, आप देख लो क्या करना है। तो ऐसा अमाउंट जो है ना कभी हाथ में आएगा नहीं, रिकवर ही नहीं होगा। गवर्नमेंट को मालूम है, गवर्नमेंट ने क्या है ना अमिताभ बच्चन को बोला कि सर देखो 7 करोड़ रुपए जब आप दे रहे हो ना, तो हमारा 30% पहले ही काट लेना, इसको बाकी का ही देना, फिर इसको बोलना इसमें जो करना है कर, हमारे पैसे सेफ हो जाने चाहिए, समझ आ रहा है। तो टैक्स चार्ज करने के जो 3 तरीके हैं, रिटर्न फाइलिंग, टीडीएस, एडवांस टैक्स, वो आपको पता है। उसमें से इन्होंने कौन सा मेथड यूज किया है, टीडीएस वाला। तो 194B और BB जो सेक्शन है वो टीडीएस के हैं, और उसमें उन्होंने बताया हुआ है कि भाई ऐसी इनकम जो है उसके ऊपर टीडीएस चार्ज करना चाहिए। अगर नहीं बोला होता तो रिटर्न के साथ आपको ये पैसे देने पड़ते, बट उसमें वही थ्रेट है कि पैसा बचेगा नहीं, प्रॉब्लम हो जाएगी वैसा, तो इसलिए ये प्रोविजन इस तरीके से बनाया। तो 3 सेक्शंस का जो है एग्जीक्यूशन एक साथ यहाँ पे हो रहा है। चार्जिंग सेक्शन ये बताता है कि ऐसी इनकम टैक्सेबल होगी अदर सोर्सेज में। 115BB बताता है कि भाई 30% फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगेगा, और 194B जो है वो बताता है कि टैक्स किस तरीके से चार्ज करना है, टीडीएस के फॉर्म में काट लेना। क्लियर, ये पता चल गया। वो टीवी पे कितनी बार केबीसी में दिखाते भी 7 करोड़ रुपए का चेक बना के, वो सिर्फ सिंबॉलिक होता है टीवी पे दिखाने के लिए, एक्चुअली में इन हैंड आपको 7 करोड़ नहीं मिलेगा, टीडीएस काटने के बाद जो बचेगा ना पैसा वही मिलेगा इम्प्लाइड। ठीक है, फिर रिटर्न भरते टाइम आपको सिर्फ ये दिखाना है कि भाई मैंने 7 करोड़ रुपए जीते हैं, टैक्स तो ऑलरेडी भर दिया है, तो टैक्स तब पे करने का कोई प्रॉब्लम वहां पे नहीं आता, ये चीज होगी। अब लास्ट पॉइंट में इसमें बोला है कुछ पर्टिकुलर केसेस में टीडीएस नहीं डिडक्ट होगा, वो बोलते हैं बेसिक थ्रेशोल्ड लिमिट है वैसा है कि इससे ऊपर इनकम होगी तो टीडीएस काटो, अदरवाइज मत काटो चलेगा। अब ये कितना अमाउंट है वो देख लो। अगर आपने लॉटरी इनकम जीती है, ठीक है, तो लॉटरी का जो अमाउंट है उसमें 10,000 रुपए तक की विनिंग्स पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा, ठीक है, 10,000 रुपए तक की विनिंग्स पे कोई टीडीएस नहीं कटेगा। इसका मतलब ये नहीं कि विनिंग्स टैक्सेबल नहीं होंगी, इसका मतलब ये है कि 10,000 रुपए तक की लॉटरी इनकम हुई है ना, तो उस पर जो टैक्स देना है वो आप रिटर्न भरते टाइम साथ में दे देना, अभी एडवांस में नहीं काटेंगे, ठीक है। और 10,000 से ऊपर अगर आपकी लॉटरी इनकम हो गई तो पूरा अमाउंट जो है डिडक्ट कर लेंगे टीडीएस का, ठीक है। वैसा है 11,000 रुपए की लॉटरी लगी तो टीडीएस कितने पे कटेगा, 10 पे कटेगा, 11 पे कटेगा, 1,000 पे कटेगा, 11 पे। ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट नहीं है, इसको थ्रेशोल्ड लिमिट बोलते हैं। ये अपना वो इनकम टैक्स गिनते हैं वैसी लिमिट नहीं है कि 2.5 लाख रुपए पे टैक्स नहीं लगेगा, उससे ऊपर लगेगा, ये वैसा नहीं है। ये एक थ्रेशोल्ड लिमिट है। थ्रेशोल्ड का मतलब इससे ऊपर गया तो पूरा अमाउंट टैक्सेबल, और इस लिमिट तक कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। तो 10,000 रुपए तक नो टीडीएस, लेकिन 10,000 रुपए से 1 रुपए के ऊपर चला गया तो फुल अमाउंट पे टीडीएस, ठीक है। वैसा है। अब यहाँ पे जो बोला है कि 10,000 रुपए तक टीडीएस नहीं कटेगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10,000 रुपए तक टैक्सेबल नहीं है। टीडीएस नहीं कटेगा और टैक्स नहीं लगेगा, दोनों बातों में फर्क होता है। क्यों ऐसा? बिकॉज टीडीएस नहीं कटेगा मतलब आप रिटर्न के टाइम पे टैक्स भर देना, अपने आप दे देना, और टीडीएस कटेगा मतलब पहले ही काट लिया। यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि इनकम एग्जेम्प्ट है, 10,000 रुपए तक की लॉटरी इनकम पे टैक्स नहीं लगता, ऐसा नहीं बोला है। उन्होंने बोला 10,000 रुपए तक की लॉटरी इनकम पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। तो जो लॉटरी जीता है वो रिटर्न भरते टाइम उस 10,000 पे 30% टैक्स 3,000 रुपए खुद दे देगा, हम उसे वसूल कर लेंगे, एडवांस में मत काटो। लेकिन 10,000 से ऊपर अगर लॉटरी जीता है तो पूरे अमाउंट पे 30% पहले ही काट लो। तो कब पे करना है वो टाइमिंग का फर्क हो गया, पे तो करना ही है। इन एनी केस आपकी टैक्सेबल इनकम तो है वो, ठीक है। हॉर्स रेस वाला केस है, विनिंग फ्रॉम रेसिंग अदर देन हॉर्स रेस। तो हॉर्स रेस वाले में तो टीडीएस लग सकता है, लेकिन बाकी रेसिंग इनकम होगी तो उस पर टीडीएस नहीं कटेगा। हॉर्स रेस के अलावा और कोई रेस हो और आप जीत गए हो पैसे उसमें, तो टीडीएस नहीं कटेगा, आप बाद में टैक्स अपने आप भर देना। और अगर हॉर्स रेस वाला मैटर है तो 10,000 रुपए तक नो टीडीएस, 10,000 रुपए के ऊपर फुल टीडीएस, समझ आए। टैक्सेबिलिटी तो है ही, लेकिन टीडीएस जो है वो 10,000 रुपए के ऊपर ही कटेगा, वैसा ये पॉइंट है। बोलो, कुछ कंफ्यूजन नहीं आता, समझ आए। तो कैजुअल इनकम को हमने समराइज कर लें। कैजुअल इनकम में कौन कौन सी इनकम है वो हमने देख लिया। ये विनिंग फ्रॉम लॉटरी, कार्ड गेम, टीवी शो, गेम शो, ये सब चीजें आएगी। हॉर्स रेस, अदर रेसेस, वो सब पॉइंट्स आएंगे। कसीनो, बेटिंग, गैम्बलिंग आएगा। अगर आपने ये सारी इनकम जीती है तो इसके सामने कोई एग्जेम्पशन, कोई डिडक्शन, कोई एक्सपेंस क्लेम करने को नहीं मिलता है। ग्रॉस इनकम टैक्सेबल होती है। टैक्स का जो रेट है वो फ्लैट 30% है। सेक्शन 115BB बोल रहा है। टैक्स चार्ज करने का तरीका क्या है? मेजोरिटी केसेस में टीडीएस कट जाता है,
30% पैसा काट के ही बाकी का आपको हाथ में मिलने वाला है, ये सब देखा। कुछ केसेस में इन्होंने बोला कि जहाँ पे टीडीएस कुछ अमाउंट तक नहीं कटेगा, जो लास्ट में हमने देखा। तो इस तरीके से अपने टॉपिक को समराइज कर सकते हैं। बोलो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? क्लियर? तो ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ, दैट इज कैजुअल इनकम।